आज हम सामंतवाद से पूंजीवाद इसके अंतर्गत पूंजीवाद के बारे में विस्तार से जानेंगे। पूंजीवाद की क्या क्या स्थिति रहती है, पूंजीवाद किसे कहते हैं, पूंजीवाद की क्या अर्थ है या इसकी क्या परिभाषा है। इससे पूर्व में हमने सामंतवाद के बारे में जाना था। सामंतवाद के गुण और दोषों के बारे में विस्तार से जाना था। तो सामंतवाद से पूंजीवाद में हम पूंजीवाद के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। पूंजीवाद क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पूंजीवाद मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें किसी एक व्यक्ति के पास अधिक से अधिक धन एकत्रित होना, धन हाथों में केंद्रित हो जाना और जिसमें सभी का हित नहीं है। मतलब इसमें पूंजीवाद में हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि सभी का इसमें पर्याप्त बराबर का हित देखने को मिलता है, क्योंकि पूंजीवादी का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाना और अधिक से अधिक अपनी उन्नति को ध्यान में रखना, धन लगा के अधिक से अधिक धन कमाना। तो यही पूंजीवादी और पूंजीवाद में इसी व्यवस्था को देखा जाता है। और इसमें कई राज्य ऐसे भी उदाहरण के देखने को मिलते हैं जहाँ पर कुछ ही चंद लोगों पूंजीपतियों के हाथ में समस्त राज्य की पूंजी केंद्रित हो जाती है। तो पूंजीवाद में वैसे देखा जाए तो पूंजीवाद ने व्यापार और वाणिज्य को काफ़ी विकास गति प्रदान की, लेकिन इसमें जो श्रमिकों का शोषण भी देखने को मिलता है, क्योंकि पूंजीपति का ये उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक पूंजी को एकत्रित किया जाए, मुनाफा कमाया जाए। श्रमिकों के लाभ से ज़्यादा उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था रखी जाती है। तो हम देखते हैं पूंजीवाद अर्थ एवं परिभाषा। सामान्यतः पूंजीवाद का अर्थ एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था से लिया जाता है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। मतलब उत्पादन के साधन है उस पर सरकार का स्वामित्व नहीं, उसमें एक निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, तथा जिसमें निजी लाभ के उद्देश्य से पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो जब निजी स्वामित्व है, निजी लाभ है, तो उसमें क्या है कि प्रतियोगिता भी दिखाई देती है, क्योंकि जो पूंजीपति है वो अधिक से अधिक मतलब क्वालिटी में, गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करेगा, जिससे कि जो उपभोक्ता है वो उसको तुरंत स्वीकार करे, जिससे कि उसके व्यापार में उन्नति हो। तो ये बात देखने को मिलती है। साधनों का प्रयोग तो मतलब पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए उद्योग और व्यापार में उन्नति भी शीघ्रता से देखने को मिलती है, क्योंकि पूंजीपतियों का अपना यही उद्देश्य रहता है कि किसी भी प्रकार से अधिक लाभ प्राप्त किया जाए। अब विद्वानों के अनुसार देखेंगे कि लॉक्स तथा वुड्स के शब्दों में पूंजीवाद आर्थिक संगठन की ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी संपत्ति पाई जाती है। तो निजी संपत्ति तो होगी, क्योंकि जब पूंजीपति है तो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ही धन लगाता है। तो जिसमें निजी संपत्ति पाई जाती है तथा मानव निर्मित और प्रकृति प्रदत्त पूंजी का प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मानव निर्मित और प्रगति प्रदत्त पूंजी का प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है, यानी व्यक्तिगत लाभ। विद्वान पीगू के अनुसार, विद्वान पीगू ने अपना विचार व्यक्त किए हैं कि पूंजीवाद के बारे में। पीगू के अनुसार यह वह प्रणाली है जिसमें अर्थव्यवस्था के उत्पादन साधनों का अधिकांश भाग पूंजीगत उद्योगों में लगा हुआ हो और जिसमें उत्पादन के भौतिक उपकरण निजी
व्यक्तियों द्वारा खरीदे या किराए पर लिए जाते हैं। ठीक है, तो पीकू क्या कहते हैं कि पीकू के अनुसार यह वह प्रणाली है जिसमें अर्थव्यवस्था के उत्पादन साधनों का अधिकांश भाग पूंजीगत उद्योगों में लगा हुआ हो। मतलब अधिकांश जो भाग है साधनों के वो किसमें, पूंजीगत उद्योगों में लगे होंगे, जिसमें उत्पादन के भौतिक उपकरण निजी व्यक्तियों द्वारा खरीदे या किराए पर लिए जाते हैं। जब व्यक्तिगत लाभ है तो व्यक्तिगत उपकरण भी होंगे और व्यक्तिगत जो एक तरह से उन्नति भी व्यक्तिगत दिखाई देती है, तो जो सामान उसमें इस्तेमाल होगा वो भी व्यक्तिगत ही होगा। ये एक तरह से स्वाभाविक ही है। इसके बाद पूंजीवाद के लक्षण। पूंजीवाद के कौन कौन से लक्षण होते हैं? पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ की प्राप्ति है। क्या है? पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत लाभ की प्राप्ति। तो ये तो हमने पूर्व में भी देखा। तो पूंजीवाद का लक्षण है नंबर 1, व्यक्तिवाद पूंजीवाद का मुख्य आधार प्रेरक शक्ति है। तो पूंजीवाद का जो प्रेरक है वो व्यक्तिगत लाभ है, क्योंकि अगर व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ तो पूंजीपति इतना अपना ध्यान क्यों लगाएगा और उसमें निवेश क्यों करेगा अधिक से अधिक पूंजी की, और बड़े से बड़ा उद्योग लगाने का क्यों प्रयास करेगा, क्योंकि उसमें उसको ये दिखाई देता है कि अधिक से अधिक मुझे ही लाभ होगा। तो व्यक्तिवाद पूंजीवाद का मुख्य आधार और प्रेरक शक्ति है। पूंजीवादी संस्थाओं का स्वरूप व्यक्तिवादी होता है। कैसा होता है? व्यक्तिवादी, क्योंकि उसमें निजी लाभ का ही विशेष ध्यान रखा जाता है। पूंजीवादी व्यवस्थाओं में राष्ट्रीयकरण अथवा सार्वजनिक उपकरणों को विशेष स्थान नहीं दिया जाता है। तो पूंजीवादी जैसे कि जो प्राइवेट उद्योग, फैक्ट्रियां और में जो उसके मालिक हैं उन्हें राष्ट्र का उसमें कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं है, और राष्ट्रीयकरण को मतलब वो तो अपना जो उन्हें टैक्स देना है सरकार को वो देते हैं, लेकिन जो उनका मुनाफा है इससे उनका अधिक से अधिक लाभांश वो स्वतः ही प्राप्त करते हैं। तो पूंजीवादी व्यवस्था में राष्ट्रीयकरण, ठीक है, अथवा सार्वजनिक उपकरणों को विशेष स्थान नहीं दिया जाता है। नंबर 4, पूंजीवादी व्यवस्था का मुख्य लक्षण अधिक से अधिक लाभ या मुनाफा कमाना ही है, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई उद्योग में अपना पूंजी निवेश कर रहा है तो वो सोच समझ के करेगा, कोई घाटे के लिए तो नहीं करेगा, और उसका अधिक से अधिक लाभ भी उसी व्यक्ति को ही होगा। तो अधिकतर जो पूंजीपति हैं वो पहले आकलन कर लेते हैं कि किस प्रकार का उद्योग लगाया जाए और उद्योग से उन्हें कितना लाभ होगा, इससे कोई नुकसान तो नहीं है। इस बात का अनुमान लगाकर ही वो उद्योग लगाते हैं और पूंजी का निवेश करते हैं। तो पूंजीवादी व्यवस्था का मुख्य लक्षण अधिक से अधिक लाभ या मुनाफा कमाना है। प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट विशेषता है। तो पूंजीवाद में प्रतिस्पर्धा तो होगी, कंपटीशन, क्योंकि एक पूंजीपति अपना जो भी उद्योग लगा रहा है धन का निवेश कर रहा है, अगर उसके उत्पादन जो हुआ है उसमें अगर गुणवत्ता नहीं है तो उसको या वो महंगा जाता है तो जो उसके उपभोक्ता हैं वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और यदि कोई उद्योगपति या पूंजीवादी यदि कोई सस्ता माल उपलब्ध कराता है और गुणवत्ता भी अच्छी है तो उसका उपभोक्ता अधिक से अधिक जो सामान वो वस्तु यूज करेंगे, तो इससे उसको लाभ होगा। तो ये पूंजीपतियों का ये भी ध्यान रखते हैं कि सस्ता और अच्छा और टिकाऊ ये भी है, क्योंकि पूंजीपति ये भी जानते हैं कि जब तक जो सामान उत्पादित किया गया है उसको आम जनता यूज नहीं करेगी, प्रयोग नहीं करेगी, तो उसको अधिक से अधिक लाभ नहीं हो सकता। इसीलिए क्वालिटी में, गुणवत्ता में वृद्धि और सामान भी सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो सके, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। और इसमें इसीलिए प्रतिस्पर्धा रहती है, और जो इस व्यापार क्षेत्र में या उद्योग जगत के क्षेत्र में रहते हैं उन्हें सदैव अपनी
उत्पादित माल की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उपभोक्ता उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो उनकी पूंजी में कमी ही आएगी, वृद्धि नहीं होगी। क्योंकि बहुत से पूंजीपति अगर प्रतिस्पर्धा की भावना न रखकर एक ढर्रे के हिसाब से ही अपना माल उत्पादन करते रहते हैं, तो कुछ समय बाद ऐसे उद्योग और पतियों का पतन भी हो जाता है, यानी उनकी पूंजी का नाश हो जाता है। तो प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की विशिष्ट विशेषता मानी जाती है। पूंजीवाद में उपभोक्ता को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? क्योंकि जो भी उत्पादन होगा उसका उपभोग उपभोक्ता ही करेगा, कंज्यूम करेगा। तो अगर उपभोक्ता को कोई भी सामान या वस्तु पसंद नहीं है तो वो बिक्री नहीं होगी, और बिक्री नहीं होगी तो जो उद्योग लगाया गया है उसका भी कोई लाभ नहीं, उसमें जो पूंजी लगी है वो भी खराब मतलब व्यर्थ जाएगी। तो इसीलिए उपभोक्ता को ध्यान में रखकर ही पूंजीपति अपना उद्योग लगाते हैं और उसी हिसाब से जो वस्तु का उत्पादन करते हैं, जिससे कि जो उपभोक्ता है वो किसी प्रकार से प्रसन्न रहे और उस पूंजीपति के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उपयोग करे। इसके बाद इस व्यवस्था में अधिकांश धन कुछ हाथों में केंद्रित हो जाता है। तो ये बात तो सही है कि जब इस पूंजीपति का उद्देश्य ये नहीं है कि श्रमिकों और मजदूरों को अधिक से अधिक लाभांश देना, उनका उद्देश्य ये होता है कि हाँ उनको इतना धन दे दिया जाए जिससे कि वो श्रमिक उसके मिल कारखानों उद्योगों में काम करते रहें, और उनका प्रमुख उद्देश्य यही रहता है कि अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए। तो इस व्यवस्था में अधिकांश धन कुछ हाथों में केंद्रित यूँ हो ही जाता है, क्योंकि जब धन का वितरण तो कुछ अंशों में ही हो रहा है और उसका केंद्रीकरण ज़्यादा हो रहा है, तो पूंजीपतियों वर्ग में तो वृद्धि होती है और श्रमिक वर्गों की दशा में गिरावट आती जाती है। पूंजीवाद में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद के तत्व विद्यमान रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो पूंजीपति है वो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद को भी बढ़ावा देते हैं। जैसे किसी भी पूंजीपति का कोई एक उद्योग चल निकला तो वह अलग अलग उसकी शाखाएं खोल लेता है और फिर उसके बाद उसका सामान नाम से ही बिकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वो नई नई जगह अपने पूरे देश में या अपने पूरे राज्य में जगह जगह अपनी शाखाएं खोलकर अपना सामान बेचने का प्रयास करता है और इससे उसे अत्यधिक मुनाफा भी होता है। अगर हम देखें तो भारत की आज़ादी से पहले जो अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली थे वो भी इसी प्रकार की विचारधारा लिए। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उन्होंने उद्योगों में जो उत्पादित माल था उसको खपाने और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए समुद्री मार्ग से जब नए उपनिवेशों की खोज की तो उनका उद्देश्य यही रहा कि अपना माल, सस्ता माल खपाया जाए, कच्चा माल सस्ता के रूप में प्राप्त किया जाए और इसके बाद साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिलता है और धीरे धीरे भारत में अंग्रेज अपना राजनीतिक रूप से अधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो ये पूंजीवाद है जो वह एक लालसा में वृद्धि करता है और धीरे धीरे साम्राज्यवाद के रूप में भी परिवर्तित दिखाई देता है। और इस तरह के तत्व ज़्यादातर देखा जाता है कि औद्योगिक क्रांति के बाद इन तत्वों को बढ़ावा मिला और वहाँ पे भी औद्योगिकरण हुआ। पूंजीपति वर्ग वो भी यही चाह रहा था कि अधिक से अधिक अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्पादित माल है, उसको कहाँ खपाया जाए। तो ऐसे बिछड़े हुए गरीब निरक्ष जो पहले से ही राजनीतिक रूप से संगठित नहीं थे और वहाँ पर राजनीतिक प्रभुसत्ता का अभाव था और संप्रभुता नहीं थी, तो उन देशों में जाकर उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद प्रारंभिक पूंजीवादी व्यवस्था। तो आरंभिक पूंजीवाद ने कृषि के स्वरूप को भी बदल दिया था। आरंभिक पूंजीवाद ने कृषि के स्वरूप को भी बदल दिया था। इंग्लैंड का उदाहरण देना उचित होगा
क्योंकि इंग्लैंड पूंजीवादी का क्लासिकल नमूना प्रस्तुत करता है। क्या? इंग्लैंड क्लासिकल नमूना प्रस्तुत करता है। पहले कृषि उपज को लगान के रूप में लिया जाता था। किसके रूप में? लगान के रूप में लिया जाता। अब लगान के लिए पैसा मांगना शुरू कर दिया गया। अब लगान के लिए पैसा मांगना शुरू कर दिया। श्रमिकों के शोषण द्वारा अर्जित लाभ ने पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। तो जो इंग्लैंड का उदाहरण जो है क्लासिकल उदाहरण है, और पहले कृषि उपज को लगान के रूप में लिया जाता था और अब लगान के लिए पैसा मांगना शुरू कर दिया गया। तो ये पूंजीवाद से तो विकास हुआ, लेकिन श्रमिकों का शोषण दिखाई देता है। इसके बाद पूंजीवाद के विकास में वाणिज्यिक क्रांति का योगदान। पूंजीवाद के विकास में वाणिज्यिक क्रांति का योगदान में डॉक्टर पार्श्वसारथी गुप्ता का मानना है कि 16वीं शताब्दी में यूरोप में व्यापार के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसमें मुख्य थे क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि और स्थानीयतावाद की समाप्ति, समुद्र पारीय व्यापार का विकास और वाणिज्य क्रांति इन्हीं परिवर्तनों का परिणाम मानी जाती है। वाणिज्य क्रांति जब समुद्री पार व्यापार होने लगा बड़े पैमाने पर, तो इससे वाणिज्य और व्यापार को तो बढ़ावा मिला ही, पर पूंजीवाद में भी विकास देखने को मिलता है। क्योंकि जो देश के जो व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपना व्यापार कर रहे थे, उन्हें काफ़ी लाभ हो रहा था। और भारत में जो विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए, किसान आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, वो इसी बात का उदाहरण है कि भारत में शोषण की नीति चल रही थी और पश्चिमी देश जो है अधिक से अधिक मुनाफा कमा रहे थे। उन्नत किस्म की मुद्रा के चलन ने भी पूंजीवाद और वाणिज्य व्यापार की उन्नति में अपना योगदान दिया। तो ये बात सही है कि पहले मुद्रा का इतना अच्छा चलन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मुद्रा का विकास हुआ और कागजी मुद्रा आ गई, तो उसके बाद मुद्रा को लाना ले जाना भी कठिन नहीं रहा। पहले धातुओं की मुद्राएं चलती थी, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी कठिनाई, लेकिन कागजी जब मुद्रा आ गई तो इसके चलन ने व्यापार और वाणिज्य की गति को भी तेज कर दिया। और इसके साथ साथ जब तकनीकी विकास अधिक होने लगे तो इससे भी पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। वाणिज्य और व्यापार में ऋण पत्रों, हुंडी और विनिमय पत्रों को भी व्यापार जगत में मान्यता मिल गई थी, जिसने पूंजीवाद के विकास में योगदान दिया। तो आज हमने देखा पूंजीवाद विषय के अंतर्गत पूंजीवाद अर्थ एवं परिभाषा, इसके बाद पूंजीवाद के क्या क्या लक्षण और प्रारंभिक पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवाद के विकास में वाणिज्यिक क्रांति का योगदान। तो हमने आज विस्तार से पूंजीवाद के बारे में जाना। इससे पूर्व हमने सामंतवाद के बारे में जाना था। और आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके। जैसा कि हम पिछली वीडियो में हमने पूंजीवाद के बारे में जाना, पूंजीवाद के अर्थ के बारे में, विकास के बारे में और पूंजीवाद की अन्य बातों को विस्तार से समझा था। अब हम पूंजीवाद में खनिज उद्योगों में पूंजीवाद, तो खनिज उद्योगों में पूंजीवाद का क्या तात्पर्य है? खनिज उद्योगों के विकास में पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग रहा। क्यों खनिज उद्योगों का विकास हुआ? तो उससे क्या है कि जो उपकरण थे वो धातुओं से ही बनते थे और धातुओं के बने उपकरणों का उद्योगों में बहुत बड़ी उपयोगिता थी। तो श्रेणी पद्धति के अंतर्गत बड़े पैमाने पर खनिजों का दोहन करना संभव न था। विभिन्न उद्योगों में टिकाऊ और मजबूत उपकरणों की मांग बढ़ रही थी, क्योंकि उद्योगों में कार्य कौन करेंगे? मशीनें करेंगी। हालांकि वहाँ श्रमिक काम तो कर रहे थे, लेकिन उपकरण की विशेष भूमिका थी। तो अब क्या था कि उपकरणों की मांग बढ़ रही थी, तो लोहे के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। इस मांग की पूर्ति की
अब पहले की अपेक्षा बड़ी बड़ी प्रयोग में आने वाली मशीनें थी, जिससे पहले कच्चा लोहा तैयार किया जाता था और जिसके बाद में सामान्य लोहा व इस्पात प्राप्त किए जाते थे। तो खनिज उद्योग में पूंजीवाद, तो बहुत सारे पूंजीपतियों ने ये देखा कि खनिज उद्योग में भी अगर लगाए जाए, जिसमें लोहा गलाकर और विभिन्न तरह की जो उपकरण बनाए जाएं और बहुत सारे इसमें जो इस्पात का निर्माण होगा, तो उसकी भी डिमांड बढ़ी हुई थी। तो पूंजीपतियों ने खनिज उद्योगों में भी अपना रुचि दिखानी आरंभ कर दी और जिससे उनको लाभ भी हुआ। समुद्र पार के व्यापार में भारी मुनाफा भी देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे कि हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी जो इसी उद्देश्य से ये भारत में आई और उसने अपना बंगाल, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अपने मुनाफे को सदैव ध्यान में रखा। तो समुद्र पार के व्यापार में भारी मुनाफे की संभावना थी। इसीलिए कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने व्यापार संगठन बना लिए थे। समुद्र पार के व्यापार में भारी मुनाफे की संभावना थी, इसीलिए कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने व्यापार संगठन बना लिए थे। और जिसका जैसे कि हम देखते हैं कि 1600 ईस्वी में ये इस तरह के जो स्थापित थी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्रकार की ज्वाइंट कंपनी थी। मतलब जो संगठन बना है उसका उदाहरण है 1600 ईस्वी में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक प्रकार की ज्वाइंट कंपनी थी। इन्हीं ज्वाइंट कंपनियों ने आगे चलकर निगम कारपोरेशन को जन्म दिया। ये ज्वाइंट कंपनियां थी जो धीरे धीरे ये देख रही थी कि हम संगठित होकर और एक आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इसी प्रकार की ज्वाइंट कंपनियों को प्रोत्साहन मिला, जो आगे चलकर निगम और कारपोरेशन को जन्म देती हैं। इसके बाद देखते हैं पूंजीवाद के क्या लाभ थे। तो पूंजीवाद के, हालांकि हमने देखा कि श्रमिकों को शोषण तो था, लेकिन पूंजीवाद के कुछ लाभ भी थे, जैसे कि उद्योगों का विकास। अब विभिन्न प्रकार के उद्योग, जैसे कि पहले व्यक्ति अपने हाथों से सामान बनाते थे, तो उसको उस समय सामान को बनाने में काफ़ी समय लगता था, जो काफ़ी महंगा भी होता था। और जब उद्योगों का विकास पूंजीपतियों के द्वारा बड़े पैमाने पर होता है, तो इस प्रकार से फिर क्या होता है कि उद्योगों के विकास से जो मनुष्य को एक तो सस्ता सामान उपलब्ध होने लगा, जिससे कि लोगों में उनकी प्रति रुचि बढ़ी, और जो हाथ से बना हुआ जो सामान था वो अधिक महंगा होने के कारण उसको लोग नहीं खरीद रहे थे। तो इससे क्या है कि दस्तकार मजदूर जो वर्ग था वो भी बेरोजगारी का शिकार हो जाता है। तो उद्योगों का विकास होता है पूंजीवाद के कारण। रहन सहन के स्तर में ऊंचा उठना, क्योंकि जब अधिक बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने लगा, तो उससे क्या हुआ कि जो वस्तुएं उपलब्ध आसानी से होने लगी, तो उससे लोगों को एक तो जीवन में जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं थी वो आसानी से मिलने लगी, और उन वस्तुओं का वह दैनिक अपने जो दिनचर्या है उसमें वो उपयोग करने लगा। तो उससे क्या है कि उसका जीवन जो पहले कठिन था वो पहले की अपेक्षा अब सरल हो गया। तो इससे क्या रहन सहन का स्तर ऊंचा उठने लगा। जैसे कि हर वस्तु का निर्माण मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता, जो भी वस्तुएं वो इस्तेमाल करता है वो किसी न किसी उद्योग में बनी होती हैं, और उस वस्तु को वह मतलब धन देकर खरीद सकता है। इससे उद्योगपतियों को भी लाभ, और जो उपभोक्ता है उसको खरीद कर वह अपने जीवन को सुगम और सरल बना सकता है। और ऐसा ही पूंजीवाद के विकास के बाद देखने को मिलता है। राष्ट्र के विकास की गति भी तीव्र हुई। अब जब उद्योग व्यापार की उन्नति हुई, तो इससे क्या हुआ कि राष्ट्र को भी आमदनी होने लगी, क्योंकि बहुत सा ऐसा सामान था जो देश में बनने लगा बड़ी तीव्र गति से, तो उसको निर्यात भी किया जाने लगा, और निर्यात करने से विदेशी मुद्रा प्राप्त होने लगी, और इससे क्या राष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति वो अच्छी हो गई। तो ये भी पूंजीवाद का एक मतलब
लाभ देखने को मिलता है, ये गुण कह सकते हैं। फिर इसका श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हुआ, पूंजीवाद का ये भी एक सकारात्मक पहलू है कि जो श्रमिक वर्ग पहले परेशान था, कार्य उनके पास थे नहीं, जो थे भी वो मतलब इतने अच्छे नहीं थे, जिससे उनकी आर्थिक दशा शोचनीय थी। और जब उद्योगों का विकास होता है और पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है तो श्रमिकों को जो बड़े बड़े उद्योग लगाए गए उसमें कार्य करने का भी अवसर प्राप्त होता है, जिससे कि उनकी कुछ प्रारंभिक जो समस्याएं थी वो तो सुलझ गई, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उनका शोषण नहीं हुआ। शोषण का मतलब है कि उनको कार्य के हिसाब से उनको मेहनताना नहीं दिया जाता था। तो ये कि पूंजीवाद की बुराई भी थी। वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि, अब हमने देखा कि पूंजीवाद में प्रतिस्पर्धा सदैव बनी रहती थी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा से क्या है कि उत्पादित सामान है, वस्तु है, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। और उपभोक्ता के ध्यान में रखकर कोई भी पूंजीपति अपने उद्योग में सामान का उत्पादन करता है। तो इससे क्या होता है कि जब कंपटीशन प्रतिस्पर्धा उद्योगों में जब हो जाती है तो इसका लाभ उपभोक्ता को होता है। और ऐसा ही हमें यहाँ पूंजीवाद का जब विकास हुआ तो उद्योगपति ने अधिक से अधिक उद्योग लगाए, और ये ध्यान में रखते हुए कि अधिक से अधिक लोगों को अच्छा और सस्ता जो वस्तु उपलब्ध हो सके, जिससे कि उनके उद्योग का विकास हो और उनको लाभ भी प्राप्त हो। हालांकि वो व्यक्तिगत लाभ जरूर था, लेकिन इससे जो आम जनसाधारण थे उनको भी इससे लाभ हुआ। तो हमने देखा कि पूंजीवाद में एक तो खनिज उद्योगों में पूंजीवाद, जिसमें हम देखते हैं कि खनिज उद्योग विकास में पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग रहा। श्रेणी पद्धति के अंतर्गत बड़े पैमाने पर खनिजों का दोहन करना संभव न था और विभिन्न उद्योगों में टिकाऊ और मजबूत उपकरणों की मांग बढ़ रही थी। लोहे के उत्पादन की वृद्धि ने इस मांग की पूर्ति की। अब पहले की अपेक्षा बड़ी बड़ी प्रयोग में आने वाली मशीनें आने लगी थी, जिसे पहले कच्चा लोहा तैयार किया जाता था, जिसके बाद में सामान्य लोहा व इस्पात प्राप्त किए जाते थे। तो समुद्र पार के व्यापार में भारी मुनाफा जब हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे हमने देखा कि ज्वाइंट कंपनी थी ईस्ट इंडिया, 1620 की स्थापना हुई, जिसने भारत में भी अपना काफ़ी मुनाफा कमाया। और यही ज्वाइंट कंपनियां जो आगे चलकर निगम कॉरपोरेशन को जन्म देती हैं। और इसके बाद हमने देखा कि पूंजीवाद के क्या क्या लाभ थे, पूंजीवाद से लाभ भी हुआ, इसका सकारात्मक पहलू भी देखा। आज बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।